हेलो एंड वेलकम टू सिविल कोड आईएएस। आज हमारा कोई पीवाईक्यू डिस्कशन या कुछ नहीं करेंगे। आज हमारा कुछ अलग टॉपिक है, कुछ अलग कॉन्सेप्ट है कि क्या हिंदी मीडियम का रिजल्ट गिर रहा है, क्या हिंदी मीडियम का रिजल्ट सच में बहुत कम हो रहा है, इसका रीज़न क्या है, आखिर कुछ कारण क्या है जिसमें हिंदी मीडियम के रिजल्ट डे बाई डे कमी हो रही है। उसमें क्या लैंग्वेज में दिक्कत हो रही है कि हिंदी को कम मार्क्स मिलते हैं, इंग्लिश में ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, क्या यूपीएससी बायस्ड है, ऐसा आरोप है। क्या आखिर है क्या रीज़न इसमें, हम जो इस पर डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे। कुछ ऐसे मुद्दे होंगे जिससे आप बिल्कुल भी असहमत नहीं होंगे, हो सकता है ऐसे कुछ कॉमन मुद्दे होंगे जिससे आप भी सहमत होंगे। ये अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, बट कुछ ऐसे कॉमन रीज़न पे बातें करेंगे जिस पे हम दोनों सहमत हो और उस पे हमें काम करके उस कमजोरी को ख़त्म करने की ज़रूरत है। तो हम कुछ ऐसे पॉइंट पे पॉइंट करके डिस्कस करेंगे कि हाँ, हिंदी मीडियम का रिजल्ट का गिरने का क्या कारण है, जो हमें उस पर काम करने की ज़रूरत है। उससे पहले हम कुछ मार्कशीट देखते हैं। अब जैसे देखिए, ये है धर्मेंद्र झाकर सर। धर्मेंद्र झाकर जो इनकी खुद की एक यूट्यूब चैनल है, इनकी 2024 जो है वो लास्ट अटैम्प्ट थी। अब हम इनके बारे में डिस्कस करते हैं क्या है। उससे पहले आप ये देखिए, 2024 में हिंदी माध्यम में सिलेक्शन देखिए, जो पहला ऑल इंडिया रैंक है वो 137 है। आप ये ध्यान दीजिए कि टॉप 100 में भी 2024 में नहीं आए हैं। जो हिंदी मीडियम का सबसे पहला टॉपर रैंक है वो 137 है, उसके बाद 182। अब देखिए आप कैसे बढ़ते चले जा रहे हैं। हो सकता है बीच बीच में कोई हो, ये विज़न की वो ऐड है जिससे हम देख रहे हैं कि जो पहला रैंकर है वो 137 है। अब आप इसे समझ सकते हो कि हिंदी मीडियम का सबसे पहला रैंक लाने के लिए भी 100 प्लस जाना पड़ रहा है, कि 100 के पहले तो रवि कुमार सिन्हा के बाद तो बात ही ख़त्म हो गई है। एक आए थे 2023 में मोहनलाल, उनसे भी बातें करेंगे, उन पर भी बातें करते। ये देखिए धर्मेंद्र झाकर सर का 2016 का मार्कशीट है। ये एसए में अगर बात करें तो 157 मार्क्स है, और जीएस पेपर 1 की बात करें तो 116, जीएस 2 में जो है 87 नंबर, जीएस 3 में 105 नंबर, और जीएस 4 में जो है 104 नंबर है। और बाकी ऑप्शनल इनका उस टाइम ज्योग्राफी था तो 108 और 144, ऑप्शनल बहुत कम थे। ठीक, ये टोटल रिटन की बातें कर रहे हैं। उस टाइम इनका पर्सनालिटी टेस्ट यानी इंटरव्यू में बहुत कम मार्क्स थे। ये है 2016 का। इस अभी जो है ये हम बातें करेंगे 2024 का। इनका मार्क्सशीट देखिए, एसए में 157 से 99, 116 से 91, जीएस 2 में 100 इंक्रीज हुआ है, जीएस 3 में 105 से 69, फिर उसके बाद जो है जीएस 4 पेपर में 107, जिनका ऑलरेडी 197, और ये एसए और इनका इथिक्स ये बहुत ज़्यादा हाई मार्क्स आता है। इस बार 2024 में देखिए इनका 99 और मात्र जो है 107 नंबर आया है। ये कैसे पॉसिबल है, क्या रीज़न है कि भाई 197 एसए में मार्क्स है और डायरेक्ट कम करके, जबकि इतने और ज़्यादा प्रैक्टिस और इतने ज़्यादा मैच्योर होने के बाद 99 नंबर आ रहे हैं। कुछ तो रीज़न होगा। उस टाइम इनकी रिटेन में आई थी टोटल 821 नंबर, जो इस बार रिटेन में आई है 721 नंबर। और पर्सनालिटी टेस्ट देखिए आप, जो इंटरव्यू की बात करते हैं, मात्र 120 नंबर। तो आपको क्या लगता है कि अगर 721 नंबर है, अगर ये 150 प्लस नंबर रहता तो ऑब्वियसली इनका नाम लिस्ट में रहता। आईएएस नहीं मिले, रैंक 100 में नहीं रहता, पर इनका नाम लिस्ट में रहता। पर उस टाइम 821 था, और उस टाइम भी अगर 150 या अगर 180 के करीब में अगर इनके इंटरव्यू में नंबर रहते तो ये आराम से टॉप 100 में आ जाते। 2016 की बात कर रहा हूँ, पर उस समय इनकी पर्सनालिटी टेस्ट में नंबर बहुत कम थी। इस बार भी देखिए 2016 और 2024 में 120 नंबर। जबकि मैं एक बात बता दूं कि धर्मेंद्र झाकर सर एक ऐसे टीचर है जिनके पास बेहतर नॉलेज है, और ये एकदम बिल्कुल भी इसमें योग्यता रखते हैं कि वो एक ऑफिसर बने या फिर उसमें सेलेक्ट हो यूपीएससी में। आपको क्या लगता है, नॉलेज की कमी होगी? अगर नॉलेज की कमी रहती तो फिर उस समय 157 कब आया, जब वो स्टार्टिंग प्रिपरेशन फेज़ में थे। तो नॉलेज की कमी कतई नहीं है उनकी। आप बहुत सारी बुक्स की पब्लिकेशन देखो, वो कोचिंग पढ़ाते हैं, बहुत सारे बच्चे उनसे जुड़े हुए हैं, बहुत सारे सिलेक्टेड बच्चे भी उनसे जुड़े हुए हैं। तो नॉलेज की कहीं कोई कमी नहीं थी। आखिर रीज़न क्या था वो देखते हैं हम। ये देखिए, ये है रवि कुमार सिन्हा, 18 रैंक है, 2021 में आया था इनका मार्कशीट देखे प्रीलिम्स की। तो प्रीलिम्स पेपर 1 में 124 और पेपर 2 में 83। पेपर 1 आप देखें जीएस में प्रीलिम्स में 124 नंबर है, बहुत बहुत मार्जिन है इसमें। अब अगर मेंस की बात करें तो एसए में देखिए इनके 143, फिर उसके बाद जीएस पेपर 1 की बात करें तो 98, 2 में 118, जीएस पेपर 3 में 91। यानी इन दोनों पेपर में जो है एवरेज नंबर है, बहुत ही एवरेज नंबर। फिर भी इनकी रैंक देखते कैसे आगे आई है।
पेपर 4 की बात करें यदि इथिक्स की तो 117, यानी एस्से और इथिक्स आप हमेशा ध्यान रखें, हिंदी मीडियम के लिए सबसे ज़्यादा अगर कोई मार्किंग पॉइंट है तो वो एस्से और इथिक्स है। इस पर आप जितना काम कर सकते हैं करें, ठीक, क्योंकि आप बार बार देख रहे हैं, एक टाइम था जब धर्मेंद्र जाखड़ सर का 157 आया, उससे पहले निशांत जैन का सबसे ज़्यादा हिंदी मीडियम में 160 आ चुका है एस्से में, उसके बाद जीएस पेपर 4 इथिक्स में 117। तो ये 2 पेपर हिंदी मीडियम के लिए एक कहिए कि मेन पिलर यही है। फिर ऑप्शनल इनका था हिंदी लिटरेचर, तो इसमें 144 और दूसरे में 140, पहले पेपर में 144 और दूसरे में 140, तो अगर दोनों की कैलकुलेट करें तो 284। तो ये भी कोई बहुत हाई मार्क्स नहीं है, ये भी 284 एक अच्छा खासा एवरेज मार्क्स है ये। रिटेन टोटल कितना हो रहा है, 851 हो रहा है, और पर्सनालिटी टेस्ट में 171, 10 यानी 1022 में उनका रैंक 18 आ गया 2021 में। आप देखिए 10 यानी 1000 प्लस जैसे ही गया आप आराम से टॉप 100 में आ गए, सीधे टॉप 100 में आप आ जाओगे। और ये कोई बहुत भारी ये भी नहीं है कि इन्होंने GS1 में 98 नंबर, फिर GS2 में 118, फिर GS3 में 91, GS4 में इथिक्स में 117, ऑप्शनल में 144 पेपर 1 में 250 में से, फिर ये 140। ऑब्वियसली बात है कि उनके कुछ लंबे टाइम के मेहनत या उनकी आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस है, पर हम बात वो नहीं कर रहे, बात कर रहे हैं कि मार्क्स कहाँ प्रॉब्लम कर रही है, हिंदी मीडियम रिजल्ट क्यों नहीं आ रहे। अब ये बातें इस पर तभी खुल करके कर पाएंगे जब हम मार्क्स एनालिसिस करेंगे कि भाई क्या रीज़न था कि उनका मार्क्स ज़्यादा आया, धर्मेंद्र झाकर का पहले ज़्यादा था फिर कम आया, क्या कुछ रीज़न था। बाकी और भी टॉपर्स की देखते हैं, इनके आंसर राइटिंग देखिए, ये लास्ट वाली आंसर राइटिंग है जो 2018 में इनका रैंक आया था 334, वो वाली कॉपी और इस वाली कॉपी में बहुत अंतर है। अब देखिए इनके आंसर राइटिंग क्या करते हैं, ये हिंदी मीडियम के हैं, पर मैंने जितने भी इंग्लिश राइटिंग एनालिसिस किए हैं सब में यही फॉर्मेट है कि आप पॉइंट दो और हेडलाइन दो, पॉइंट दो, डायग्राम बनाओ, हेडलाइन दो। जितने भी आंसर राइटिंग है, इन्होंने हिस्ट्री का भी आंसर राइटिंग भी पॉइंट में किया है। अब देखो ये हिस्ट्री का ही क्वेश्चन है, हिस्ट्री का भी आंसर इन्होंने, देखो आप कैसे, हम पढ़ेंगे नहीं आंसर, वो आप विज़न की ऐप पे या विज़न की वेबसाइट पे या दृष्टि की वेबसाइट पे इनकी आंसर शीट डली हुई है, आप देख लो। एनालिसिस करना है तो आप करते रहना चाहिए हम सभी को। पर देखिए इसमें ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है और इनकी पॉइंट देखिए, पॉइंट में फिर कैसे हेडिंग, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि आप अगर आंसर राइटिंग करते हो तो उसमें पैरा में लिखने के बजाय आप पॉइंट में डायग्राम में लिखो, ताकि कोई भी देखेगा तो सीधे ये पढ़ेगा आगे बढ़ते चला जाएगा। ठीक है, ये देखो इनकी डायग्राम, ये हमें लगता है कि नॉर्मल डायग्राम है, पर ऐसे ही इन्होंने कोई भी आंसर शीट में या फिर मॉक टेस्ट में तभी यूटिलाइज करता है जब उनका वो एक डिसाइड रहता है कि एग्जामिनेशन हॉल में भी वही करेंगे। और राइटिंग की बात करें तो इनकी राइटिंग बहुत अच्छी है, उतनी स्पीड में एग्जामिनेशन हॉल में लिख पाना, इतनी स्पीड से इतने अच्छे से, बहुत अच्छी राइटिंग है, इसके लिए कोई डाउट नहीं है। आप अगर सुनील कुमार धनवंता सर की बात करें तो इनकी रैंक 22 है 2021 में, रवि कुमार सिहाग सर के समय का ये। पहले रैंक थी 2020 में 682, उनका था 334 2018 में रवि कुमार सिहाग का। इनके मार्कशीट देखिए, एस्से में देखिए 136। मैं बार बार कह रहा हूँ कि हिंदी मीडियम के लिए सबसे ज़्यादा अगर कोई मेन पिलर है सब्जेक्ट जो मार्किंग में बहुत आगे बढ़ाता है वो एस्से है। ठीक, फिर उसके बाद जनरल स्टडीज़ पेपर 1 यानी GS1 में 99, GS2 में 113, GS3 में 102, ये 99 और 102 एवरेज मार्क है, 113 है, अच्छे खासे नंबर है वो। GS4 में जो इथिक्स की बात करते हैं 105, ये भी एक एवरेज नंबर है ये, क्योंकि हिंदी मीडियम के बच्चे इथिक्स में और एस्से में बहुत ज़्यादा अच्छे मार्किंग उठाते हैं। ऑप्शनल में 136 और फिर यहाँ 132, पहले में 132 दूसरे में 136। अब आप इतना भी क्यों नहीं ला सकते, ये तो बहुत नॉर्मल है। अगर इन दोनों को ऐड कर दे, मात्र 268 नंबर है इनका ऑप्शनल हिंदी में। ठीक, 2 यानी 500 की पेपर होती है, पहला पेपर 250 मार्क्स की, दूसरा भी 250 मार्क्स की, 250 में से 132 और 136, क्योंकि ये एक लिमिट सब्जेक्ट है। हिंदी एक ऐसा ऑप्शनल है जो आपको लिमिट है कि इतना ही पढ़ना है, उसमें कोई करंट अफेयर्स नहीं। आप उसको जितनी बार प्रैक्टिस करोगे, जितनी बार उसको अच्छे से वो कवर कर लोगे, मार्क्स उतना अच्छे आएंगे। ठीक, तो इनका रिटेन में था टोटल 823, इनको देखिए इंटरव्यू में यही सबसे ज़्यादा इनको बढ़ा दिया कि 193, रवि सर को था 171, इनको 193, तो 1016। 1000 प्लस जाते ही आप आराम से सीधे टॉप 50 में बिल्कुल ही आ जाओगे आप। उसके बाद हम अगला मार्कशीट देखते हैं। इनकी आंसर राइटिंग पहले देख लीजिए, कुछ आंसर्स कॉपी है ये देखिए, इन्होंने भी आराम से बहुत पॉइंट में लिखा हुआ है। इनकी राइटिंग थोड़ी छोटी है या फिर कुछ अलग लग सकता है, पर ये देखिए एक पॉइंट दिए और फिर उसके कुछ हेडिंग, फिर वो, मतलब ये कोई भी पैरा में नहीं, अगर इन्होंने पैरा में लिखा भी हुआ है तो ये देखिए एक इतनी छोटा पैरा फिर चेंज, फिर इतना छोटा पैरा फिर चेंज,
मतलब इतना छोटा पैरा और उसमें जो मेन है उनको हेडिंग कर दिए कि भाई आप देखिए क्या मुद्दे क्या है इसमें। अब देखिए फिर भी इसमें हेडिंग ये देखिए, बिना पॉइंट का अब कोई भी आंसर शीट में देखता हूँ, चाहे इंग्लिश मीडियम की अगर मैं बात करूँ तो सारे का, चाहे वो अनिमेश प्रधान हो, ऑल इंडिया रैंक 2 थी उनकी पिछले ईयर, या फिर वो इशिता किशोर हो, या बहुत सारे जो भी हिंदी मीडियम के रैंकर हो, सभी क्या करते हैं बस पॉइंट में हेडिंग दे करके, पॉइंट में हेडिंग दे करके डायग्राम बना करके यही आंसर राइटिंग करते हैं वो। 2023 की देखिए तो मोहनलाल सर है, ऑल इंडिया रैंक 52 है। ठीक, अब इनकी पेपर देखते हैं, इनकी मार्कशीट देखते हैं। ये 2023 की मार्कशीट है इनकी। एसए में देखिए 115, फिर उसके बाद GS1 में 81, बहुत ही एवरेज मार्क है, मतलब एवरेज से भी कम है ये। GS2 में 117, अच्छे मार्क्स है। GS3 में देखिए बहुत कम मार्क्स है, यानी GS1 और 3 में सभी के कम मार्क्स है। ठीक, पेपर GS4 में, इसमें भी नॉर्मल एवरेज मार्क्स है 109। अब देखिए इनका केमिस्ट्री ऑप्शनल था 160, और फिर दूसरा पेपर में 153, ये दोनों इनको बढ़ा दिया। रिटेन की बात करें तो 816 टोटल, और देखिए इंटरव्यू में इनके कितने मार्क्स है अच्छे, 190, तो ये 10,000 यानी 1006 यानी 1006। अब मैं बार बार कह रहा हूँ कि जैसे ही आपका 106 में गया, आप आराम से 50 तक, 10 प्लस में गए, 1000 प्लस में आराम से 50 तक आ जाओगे। इनकी ऑल इंडिया रैंक कितनी है, 53 है। इनकी भी अगर आंसर शीट की बात करें तो ये देखो इन्होंने कैसे लिखा है और कैसे पॉइंट में। हर टॉपर की, मैं जितने भी टॉपर हैं मैंने वो एनालिसिस किया है, जिन उनके आंसर कॉपी, सारे पॉइंट और डायग्राम, सारे पॉइंट और डायग्राम, ये देखो डायग्राम, आप इनके आंसर शीट देखो। बार बार आप हिंदी मीडियम के बच्चे क्या करें, स्टूडेंट जो है वो आंसर शीट नहीं देखते हैं। तो आपका काम क्या है कि आप जब भी कुछ भी पढ़ो, अगर आंसर लिखना हो, आंसर लिखने से पहले कम से कम आप 4-5 टॉपर, कुछ हिंदी मीडियम कुछ इंग्लिश मीडियम, ऐसा नहीं है कि हमें केवल हिंदी मीडियम की ही देखनी है। जब तक आप इंग्लिश मीडियम को नहीं देखोगे तो कैसे समझ में आएगा कि आखिर वो करते कैसे हैं काम। तो दोनों हमें आंसर शीट देखनी है दोनों की, और उसके बाद हमें खुद आंसर उसी फॉर्मेट में लिखना है कि हमें कैसे पॉइंट में लिखना चाहिए, पैरा में लिखना चाहिए, कैसे प्रैक्टिस करना चाहिए। ये देखने से ही आएगी, और एक दिन देखने से नहीं। आप हर दिन 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, कौन सी 10 मिनट खोल करके आंसर शीट देखने में क्या दिक्कत है, आप लगातार देखते रहो ये। अब अगर दिव्या मैम की बात करें, दिव्या तंवर की, तो 105 इनकी रैंक थी 2022 में। ठीक, 2022 की रैंक है इनकी। प्रीलिम्स की मार्कशीट देखें तो पेपर 1 में जो है GS में 81 नंबर और GS2 में 68 नंबर, बहुत ही नॉर्मल कटअप से ये प्रीलिम्स क्लियर कर पाई हैं, 81 और 68, जबकि इसका कटअप कितना जाता है, 67 कटअप जाता है। अब अगर हम इनकी मेंस की मार्कशीट देखें तो ये देखिए, एसए में 122, फिर उसके बाद GS में जो है GS1 में 93, थोड़ी ये ब्लर दिख रही होगी। फिर उसके बाद GS2 में जो है, GS2 में इनका 100 है, GS3 में 81 है, GS4 में जो है इनका 85 है मात्र। अब यहाँ ऑप्शनल पेपर 1 में 145 और फिर दूसरे में 127, तो टोटल कितना आया 751। ये नॉर्मल मार्क्स है 751, बहुत ही नॉर्मल है मार्क्स ये। अब इनकी जो पर्सनालिटी टेस्ट की बात करें तो ये देखिए, पर्सनालिटी टेस्ट में 179 है, टोटल 930, टोटल 930 है। इसी में इनका रैंक आ गया 105। तो इतना मार्क्स तो अगर मेहनत किया जाए तो आराम से लाया जा सकता है। बस आंसर राइटिंग सबसे ज़्यादा मोस्ट इफेक्टिव है हिंदी मीडियम के लिए। ये है 2023 के अर्पित कुमार, रैंक इनका 136 है। जिस टाइम मोहनलाल जी सेलेक्ट हुए थे उनका 53 था। एसए में इनके 129, किसी भी हिंदी मीडियम के एसए में 110 से तो कम है ही नहीं। GS1 में 88, GS2 में देखें तो 101, GS3 में फिर 88, GS4 में 119, फिर ऑप्शनल हिंदी से थे 144 और 145 पेपर 1 पेपर 2 में। तो टोटल जो है इनका 814 आ गया रिटेन में, और 171 आ गया पर्सनालिटी में, और फाइनल में हो गया 985 और ऑल इंडिया रैंक 136। इनकी भी आप मार्कशीट देखो, वो सॉरी आंसर शीट देखो, ये देखो, कुछ क्वेश्चन पूछा, कुछ इंट्रो दिए, फिर उसके बाद हेडिंग, पॉइंट में एकदम टू द पॉइंट फॉर्म में, डायग्राम देखिए, बस कुछ भी नहीं करना है, पॉइंट और डायग्राम, पॉइंट और डायग्राम, पॉइंट हेडिंग डायग्राम, पहले हेडिंग दीजिए फिर उसके बाद पॉइंट लिखिए और उसमें डायग्राम बनाते रहिए आप अपना। कुछ ऐसे टॉपर्स हैं जो 2024 के जिनके मार्कशीट की बात करें तो 413 ऑल इंडिया रैंक है विवेक यादव, ये इनके देखिए एसए में 116, फिर GS2 में जो है, GS1 में 98, GS2 में 108, GS3 में 85, फिर GS4 में इथिक्स में 93, ये बहुत नॉर्मल नंबर है। फिर आप देखिए ये भी हिस्ट्री ऑप्शनल है इनका,
तो 123 और 147। हमें ये लगता है कि केवल हिंदी में ही नंबर नहीं उठ रहे, ऐसा डर हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट्स में हो जाता है कि हिंदी मीडियम से तो रिजल्ट ही नहीं हो रहा है, ऑप्शनल हिंदी लेने पे नंबर ही नहीं उठ रहे। इससे तो ज़्यादा ही जाते हैं ना, 123 और 147। इनकी टोटल कितना है 770। पर्सनालिटी टेस्ट में 180, टोटल 950, ऑल इंडिया रैंक 413। फिर इसके बाद 113 इनका है, 448 रैंक है, सुखीराम जी है, 2024 के है। आप देखो एसए में 113, GS1 में 85, GS2 में 107, GS3 में 83 और GS फॉर इथिक्स में 123। और फिर ऑप्शनल पेपर 1 में हिंदी लैंग्वेज था 128 और हिंदी लैंग्वेज पेपर 2 में 143। टोटल 782 हुआ। और फिर देखिए पर्सनालिटी में 165। तो हम बात कर रहे थे कि भाई हिंदी मीडियम में 2024 में पहला रैंक 137 कि 100 में भी नहीं आया। धीरे धीरे इतने रिजल्ट फिर कम क्यों हो रहे? जबकि रवि कुमार सिहाग 2021 में 18 आया था, उससे पहले निशांत जैन का 2013-14 के उनका सेशन है, उनका 13 रैंक आया था। उसके बाद से हिंदी मीडियम में कभी भी टॉप 10 के तो आप नीचे भूल ही जाइए, टॉप 10 में तो अभी कोई भी नहीं आया है। अब हम कुछ रीज़न की बात करेंगे जिसमें हिंदी मीडियम में रिजल्ट क्यों गिर रहा है। अगर इसमें हम पहला रीज़न की बात करें तो हिंदी मीडियम में मैंने देखा एस्पिरेंट्स को वो बहुत ज़्यादा जो है कोचिंग पे रिलाई करते हैं। सबसे बड़ा रीज़न है कि वो कोचिंग पे रिलाई कर लिए और फुल्ली ट्रस्ट कर लिए। मैं ये नहीं कह रहा कि कोचिंग लेना गलत है, आप कोचिंग लो, बैकग्राउंड नहीं है आपका, अगर कॉन्सेप्ट का नॉलेज नहीं है, किसी भी सब्जेक्ट का नॉलेज नहीं है, तो कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के लिए कोचिंग होती है, पर वो एक बेस होती है, बेस प्रिपरेशन कर देती है। उसके बाद आपको सेल्फ स्टडी के लिए खुद से स्टैंडर्ड बुक पढ़नी पड़ेगी। पर हिंदी मीडियम के बच्चे वो कोचिंग कर लिए, उनकी क्लास नोट्स रटे जा रहे और हो रहा है, वो रट रहे हैं, बस उनके पास जो है कॉन्सेप्चुअल प्रिपरेशन नहीं है। पहला अगर रीज़न की बात करें तो हम कॉन्सेप्चुअल प्रिपरेशन कि कॉन्सेप्चुअल की कमी है उनमें। अगर आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट की मटेरियल रटोगे कैसे होगा बताओ? क्योंकि कोई टीचर्स अगर कोई भी वो लिखवाते हैं इसलिए कि वो बहुत नॉर्मल बैकग्राउंड से और बेस लिखवाते हैं कि सभी बच्चे को क्लियर हो जाए। जब तक अगर आप कोई रेफरेंस या स्टैंडर्ड बुक नहीं पढ़ोगे, बार बार नहीं पढ़ोगे, खुद से एनालाइज PYQ नहीं करोगे, कैसे होगी? अगर दूसरा रीज़न की बात करें तो हमारे में एक प्रॉब्लम क्या होती है कि हम मल्टीपल सोर्स, बहुत सारे सोर्स पढ़ते रहते हैं कि कभी किसी कोचिंग का, कभी किसी और कोचिंग का, कभी कोई स्टैंडर्ड बुक, कभी कोई स्टैंडर्ड बुक। अगर एक बार लक्ष्मीकांत पढ़ लिए तो बार बार उसे पढ़ने का मन नहीं करा तो कोई और उठा लिए, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर आप कोई भी एक बार अगर जो सोर्स पढ़ लिए अंत तक, चाहे आपकी 2 अटैम्प्ट में आप फेल भी क्यों ना हो जाओ, वही सोर्स बने रहना है कि बार बार आप उसको अलग डायमेंशन से पढ़ो, सॉल्व करने की कोशिश करो, MCQ करो, क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो, अलग अलग डायमेंशन से पढ़ो, पर वही कॉन्सेप्ट, वही सोर्स पढ़ो ताकि हमें कोई नया सब्जेक्ट ना लगे। और तीसरा रीज़न जो है कि हम बायस्ड हो जाते हैं। बायस्ड क्या कि अगर हम हिंदी मीडियम के हैं तो हम केवल हिंदी ही पढ़ेंगे, इंग्लिश नहीं पढ़ेंगे, हमें इंग्लिश से कोई मतलब नहीं, हम हिंदी मीडियम में ही रिजल्ट लेंगे। आप अगर प्रशासन के लिए जा रहे हो, आप कहीं भी आपकी पोस्टिंग होगी तो आप उस ज़िले को संभालोगे, तो आपको लैंग्वेज बैरियर नहीं होनी चाहिए। तो आप हिंदी के साथ जो है एक बेसिक लैंग्वेज, हिंदी की बेसिक लैंग्वेज तो आनी चाहिए, एक बेसिक नॉलेज तो होनी चाहिए। आप बिल्ड करो, पेपर पढ़ो, जैसे भी करना है आपको वो बिल्ड करो। अगर चौथे रीज़न की बात करें तो हिंदी मीडियम में बच्चे ऐसे हैं जिनके पास नॉलेज की कोई कमी नहीं है। ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो आप अगर लक्ष्मीकांत की पूछोगे तो कुछ भी कॉन्सेप्ट तो बोल देंगे कि हाँ 74 नंबर पेज पे ये लिखा हुआ है, इस लाइन में ऐसे ऐसे बोल देंगे, पर वो आंसर राइटिंग नहीं करते हैं। कि नॉलेज तो बहुत है पर आंसर राइटिंग कर ही नहीं रहे। जब आंसर राइटिंग नहीं करेंगे तो फिर एग्जामिनेशन हॉल में कैसे जाएंगे? वो एग्जामिनेशन पेपर में वो जो क्वेश्चन पेपर होता है उस पर आएगा कैसे? एक मेरा दोस्त है, मैं उसकी आपको स्टोरी सुनाता हूँ। उसने 2024 का प्रीलिम्स क्लियर कर लिया, पर वो क्या किया है कि उसने मेंस की कभी भी आंसर राइटिंग नहीं की, और वो एग्जामिनेशन हॉल में गया, 3 महीने में बहुत प्रैक्टिस भी किया, पर फिर भी एग्जामिनेशन हॉल में जाने के बाद जो है उसने ठीक से पेपर कवर तक लास्ट में जाते जाते कवर नहीं कर पाया है। जब मैं उससे बातें कर रहा था तो उसने कहा कि लास्ट पेपर तक जाते जाते बिना प्रैक्टिस के कारण कुछ पता भी नहीं चल रहा था कि क्या लिखूँ क्या नहीं लिखूँ। ऐसे तो सबके साथ होता है कि जो जिनके पास नॉलेज है वो भी, पर अगर आप प्रैक्टिस बहुत किए रहोगे तो क्वेश्चन लास्ट तक जाते जाते कुछ ना कुछ तो आप उसकी आंसर जो डिमांड कर रहा है वो लिख ही दोगे आप। अब बात करते हैं ये दूसरा मेन रीज़न का कि गैप का असली कारण क्या है। तो हाँ, कुछ सोर्स भी है ऐसे जो अभी सब कहते हैं कि हाँ हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम में अब सोर्स का कोई बैरियर नहीं है। नहीं, ऐसा है, अभी भी कुछ ऐसे सोर्स है जैसे इन्वायरमेंट के लिए हो गए, ये सब के लिए जो हिंदी मीडियम में थोड़ी प्रॉब्लम करती है सोर्स के लिए। उसके अलावा जो है सबसे बड़ा जो आजकल बैरियर जो बन रहा है वो है साइकोलॉजी,
कि साइकोलॉजिकल बैरियर ये बन गया हुआ है कि यार हिंदी मीडियम को तो रिजल्ट ही नहीं हो रही है। माइंड में ये जितनी बार बनेगी, जितना ज़्यादा बनेगा, जितना डीप बनेगा, आप ये समझ लो कि आपकी जो रिजल्ट से दूरी है वो बढ़ती चली जाएगी, लगातार बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि आपके माइंड ने ऑलरेडी एक्सेप्ट कर लिया कि हिंदी मीडियम में रिजल्ट नहीं हो रहा है, तो मैं कौन सा 30 मार्क खाऊँ जो हिंदी मीडियम में रिजल्ट ले लूँगा या टॉप कर जाऊँगा। इसे हमें तोड़नी है, साइकोलॉजिकल बैरियर की। अब हिंदी मीडियम में ये बात करते मेन हेडिंग की कि प्रॉब्लम कहाँ है हिंदी मीडियम में। तो आपने एक बात नोटिस किया होगा कि जो भी हिंदी मीडियम में सेलेक्ट होते हैं वो उनकी बाइलिंगुअल पकड़ अच्छी होती है, मतलब वो हिंदी के साथ साथ इंग्लिश पे भी कुछ सब्जेक्ट, जैसे दिव्या तंवर मैम की बात करें तो उन्होंने बताया था अपने सेमिनार में कि उन्होंने इंग्लिश में संजीव वर्मा की बुक पढ़ी थी। अगर रवि कुमार सिन्हा की देखें तो वो इंग्लिश में न्यूज़पेपर पढ़ते थे या करंट अफेयर्स कवर करते थे। तो बहुत सारे ऐसे टॉपर हैं जो बाइलिंगुअल कवर करते थे। अगर आप बाइलिंगुअल आपकी कमज़ोर है, मीन्स हिंदी बहुत अच्छी है पर इंग्लिश भी होनी चाहिए, आपको एक बेसिक तो होनी चाहिए, ताकि हम कोई भी चीज़ अगर उससे रिलेटेड कुछ मान लेते हैं इंग्लिश में, जहाँ नीड हो वहाँ इंग्लिश पढ़ लिए, जहाँ नीड हो वहाँ हिंदी पढ़ लिए, तो हमें एक बेसिक इंग्लिश की नॉलेज रखनी है, डेवलपमेंट करना है वो। हाँ, एक ये भी रीज़न है, इसमें कोई डाउट नहीं, कि जब आंसर शीट कॉपी चेक होती है तो जो शब्द आप अगर हिंदी में लिखे हो और जो इंग्लिश में लिखे हो, दोनों में थोड़ा तो अंतर होता है। उसके अलावा हिंदी में आंसर राइटिंग करने में थोड़ी टाइम लगती है, अगर आप इंग्लिश में करोगे तो वो टाइम थोड़ी कम लगती है। पर इससे क्या फ़र्क पड़ता है, हमारा मेन पर्पस क्या है कि अब तो ऐसा तो नहीं है कि आप हिंदी मीडियम से चेंज करके इंग्लिश में ले लोगे, तो हमें इस पचड़े में नहीं पड़ना है कि इंग्लिश में बायस्ड है, ऐसे है, वैसे है, दिस है, दैट है, कुछ भी नहीं। हमारा काम क्या है कि भाई मैं हिंदी मीडियम से हूँ, मुझे हिंदी मीडियम से ही सिलेक्शन लेना है, मेरे पास इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। बस एक ही माइंड में आप लिख करके चिपका लो कि मैं हिंदी मीडियम से हूँ, मुझे हिंदी मीडियम से ही सिलेक्शन लेना है, इसके अलावा मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। मुझे इंग्लिश पे आरोप नहीं लगाना है, कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, जो भी मुद्दे अलग है कि हाँ, अगर एक ही मार्क्स, एक ही अगर आंसर को अगर हिंदी और इंग्लिश में लिखे तो कभी कभी इंग्लिश को ज़्यादा मार्क्स मिल जाते हैं, अगर नहीं मिलते तो फिर 2016 में वो धर्मेंद्र झाकुर को 157 और 2024 में एसए में 99, इतने अंतर कैसे हो जाएंगे? तो कुछ तो रीज़न है ही। तो उस पर बातें ना करके आपका बस काम ये है कि मैं हिंदी मीडियम से हूँ, हिंदी मीडियम से ही मुझे रिजल्ट लेना है, बस इसके अलावा और कुछ नहीं सोचना है। और अब तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अब तो यूपीएससी लैंग्वेज नहीं, अब वो देख रहा है ना चीज़ें कि हिंदी मीडियम में रवि कुमार सिहाग जो आंसर राइटिंग है वैसे लिखेंगे तो कोई भी हिंदी मीडियम कोई भी चेक जो एग्जामिनी कॉपी चेक करते हैं उसे क्या फ़र्क पड़ता है। उन्होंने देखा कि यार उससे बेस्ट तो वो तो हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम क्या है, वो तो बेस्ट आंसर राइटिंग है, तो ऑब्वियसली वो मार्किंग करेंगे। फिर हिंदी मीडियम में अगर कुछ एक और बात करें तो जैसे हम ना फर्स्ट अटैम्प्ट दिए नहीं और बाई चांस अगर फर्स्ट अटैम्प्ट दिए भी फेल हो गए, प्लान बी सोचने लगे। हाँ, ऐसा ये हम सभी जानते हैं कि हिंदी मीडियम में फाइनेंशियल बैकग्राउंड या फिर फैमिली कंडीशन अच्छी नहीं होती है, बहुत अच्छी तो कतई नहीं होती है, पर ये मैंने अक्सर देखा है कि अगर फर्स्ट अटैम्प्ट दिए नहीं हो रहा है, फिर यूपीएससी भी कर रहे हैं साथ में, कोई भी एग्जाम आया उसकी तैयारी करने लगे, सीजीएल आ रहा है उसकी दे दिए, फिर कोई और आ रहा है एसएससी सीएचएसएल आया वो दे दिए, फिर बैंक पीओ दे दिए, कुछ भी देने लगते हैं। अगर एक अटैम्प्ट नहीं हुआ, 2 अटैम्प्ट, मिनिमम 3 अटैम्प्ट तक तो आप उसमें जी जान लगा के लगे रहो कि हाँ मुझे बस यूपीएससी ही करना है। प्लान बी सोच के रखो, बस उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा अलग बैकअप तैयार करके रखो, पर 2-3 अटैम्प्ट तक तो मिनिमम एकदम दिलो जान से बस वही करनी है, यूपीएससी ही। हाँ, ये हो सकता है कि जो मैं अभी कह रहा हूँ ये अलग अलग लोगों के लिए वेरी कर सकता है कि नहीं मुझे 2 अटैम्प्ट के बाद कुछ प्रॉब्लम हो गए, कुछ ये हो गए, तो वो मैटर बहुत रेयर केस में अगर है तो आप डिसाइड करो कि हाँ मुझे प्लान बी है। अगर आप इसको सफ़र कर सकते हो, स्ट्रगल के साथ अगर इसको कर सकते हो तो करो बिल्कुल। 3 अटैम्प्ट तक तो यूपीएससी के अलावा कुछ नहीं सोचना है। तो अब ये पहले प्रॉब्लम थी कि लैंग्वेज वर्सेज एजाजी, पहले लैंग्वेज का प्रॉब्लम था, अब लैंग्वेज का उतना प्रॉब्लम नहीं रहा है। अब तो हर लैंग्वेज का हिंदी ट्रांसलेट भी आराम से होती है। अब जैसे मैं बार बार क्यों कहता हूँ कि हिंदी और इंग्लिश देखनी चाहिए, मान लो आप प्रीलिम्स की पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हो, कुछ ऐसे इकोनॉमिक्स, साइंस टेक और इन्वायरमेंट है जो आपको हिंदी में वो टर्मिनोलॉजी समझ में नहीं आएगी, तो आप उसको इंग्लिश में देखोगे और वो तुरंत आप सॉल्व कर लोगे उसको, क्योंकि वो हमारे लिए कुछ ऐसे इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंट की इंग्लिश टर्मिनोलॉजी ही आसान होती है, हिंदी की टफ पड़ जाती है। तो इसीलिए हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज को जब भी आप अगर प्रीलिम्स की पीवाईक्यू सॉल्व करें तो दोनों लैंग्वेज में देखें कि जहां अगर दिक्कत आ रही है वहां बिल्कुल डेफिनेटली एग्जामिनेशन हॉल में इंग्लिश लैंग्वेज देखना है। फिर आपका ये सवाल रहेगा कि टाइम कम पड़ जाता है, तो आप उस तरीके से इतने एमसीक्यू, इतने मॉक दो ना कि फिर वो प्रैक्टिस करते करते, वो डेवलप करते करते आप आराम से 2 घंटे में 100 क्वेश्चन कर लो ओएमआर शीट फिल करते हुए। मैं आपको एक बताता हूँ, मेरा एक फ्रेंड है, वो दृष्टि आईएएस में आंसर चेकिंग वगैरह के काम करते हैं।
मैंने उनसे पूछा कि हिंदी मीडियम में रिजल्ट आ क्यों नहीं रहे हैं। दृष्टि में तो विकास द्विवेदी सर अच्छे खासे काम करते हैं, मेंटरशिप करते हैं कि भाई हिंदी मीडियम में रिजल्ट लाना है, टॉप 100 के अंतर्गत लाना है। तो उसने एक सबसे बड़ा रीज़न बताया कि प्रीलिम्स में बच्चे क्लियर करके ज़्यादा जा ही नहीं रहे। अगर मान लेते हैं 10,000 बच्चे मेंस के लिए क्वालिफाई किए तो उसमें 1,000 से 1,500 ले मात्र जो है वो हिंदी मीडियम के बच्चे जाते हैं। बाकी 8,000 मान लेते हैं, इसको मोटा मोटी 2,000 मान लेते हैं, और बाकी 8,000 बच्चे जो है वो इंग्लिश मीडियम से है और 2,000 बच्चे हिंदी मीडियम से है। तो अगर 2,000 में अगर 40-45 या फिर 100-50 अगर रिजल्ट आ रहे हैं और यहाँ 8,000 में अगर 800 आ रहे हैं तो क्या दिक्कत है। तो आपको तो पहले तो सबसे ज़्यादा बैरियर यही है कि आप प्रीलिम्स के लिए करो। प्रीलिम्स में हम क्या करते हैं कि हम जीएस तो बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, मुझे मज़ा आता है हिंदी मीडियम में जीएस को पढ़े जा रहे हैं, एकदम पूरा पढ़े जा रहे हैं, पर सीसेट को गोल कर लिए। सीसेट पता ही नहीं है एग्जामिनेशन से। अब जब एग्ज़ाम है मई में तो हम क्या करेंगे, फरवरी में सीसेट उठाएंगे कि हाँ अब सीसेट कर लेते हैं। जबकि करना क्या चाहिए कि सीसेट को हमें दिसंबर लेटेस्ट जनवरी तक कवर करके उसके बाद उसकी टेस्ट देनी चाहिए, कि हम जनवरी तक सीसेट कर लिए और उसके बाद टेस्ट दे रहे हैं। डेली बेसिस पे हमें क्या करनी चाहिए कि डेली जो और ऑफिशियल सीसेट की पेपर है उसमें हमें बस कुछ नहीं 10 से 15 क्वेश्चन सॉल्व करना है लगातार सीधे। अगर 10 कॉम्प्रिहेंशन का आता है तो एक दिन 10 कॉम्प्रिहेंशन का ही सॉल्व कर लिए, उसके बाद 10 मैथ का, यानी ईयर वाइज लगातार डेली कितने घंटे लगेंगे, 40 से 45 मिनट, 1 घंटे मैक्सिमम। तो 1 घंटे तो डेली दे ही सकते हैं, प्री की PYQ जीएस और सीसेट दोनों पे 1 घंटे। स्ट्रैटेजी की बात करें तो हम क्या करते हैं, रैंडम हम पढ़ते रहते हैं। पढ़ते तो बहुत है, 10-10 घंटे लाइब्रेरी में, 8-8 घंटे लाइब्रेरी में बैठे हुए पर पढ़ रहे हैं, पर कोई हमारे पास ना मेंटर है और ना ही कोई गाइडेंस है। हम सीधा पढ़े जा रहे हैं रैंडम तरीके से, जो अपने हिसाब से अच्छा लग रहा है वो करे जा रहे हैं, ना कोई मेरा एनालिसिस कर रहा है, ना मुझे कोई क्रिटिसाइज़ कर रहा है कि मैं कहाँ सही हूँ कहाँ गलत हूँ। तो रिक्वेस्ट है आप सभी से कि आप प्रीलिम्स की तैयारी करें, क्योंकि प्रीलिम्स ही पहले बैरियर बन रही है, तो उसे क्लियर करें। तो उसके लिए आप क्या करें, कोई एक मेंटर ले, मेंटर से बातें करें या फिर कोई गाइडेंस रखे कि हाँ इसके बेसिस पे हमें डेली टारगेट के हिसाब से गाइडेंस में रह करके प्रीलिम्स की तैयारी करना है। रैंडम बेसिस पे मत करें, ठीक, क्योंकि रैंडम बेसिस पे होता है हम पढ़ते अच्छे हैं पर उसका यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है, उस इन्फॉर्मेशन जो हमारे पास है उसका यूटिलाइज नहीं हो पा रहा है, ना हम ठीक से मॉक दे पा रहे हैं, कि मॉक भी अच्छे से नहीं देते। मॉक देना है तो हम रूम पे ही देते हैं कि बैठे बैठे दे रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप जाओ किसी कोचिंग में दो, अगर आप कैपेबल हो तो बिल्कुल कोचिंग में जाकर देना चाहिए, पर अगर नहीं हो तो 4-5-6-7 ग्रुप बनाओ, 4-5 ग्रुप अच्छे से बनाओ जिसमें आप हर संडे मॉक दो, हर टॉपिक पर डिस्कस करो। ये सब सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप प्री क्लियर तो करो। हिंदी मीडियम में प्री क्लियर ही नहीं हो रही है। तो अब इसका ये मतलब नहीं है कि केवल प्री पे ही भिड़ जाए, मेंस भी ज़रूरी है, पर मैं कह रहा हूँ कि जब प्री की टाइम हो जाए तो आप इस तरीके से मेहनत करो, कुछ मेंटरशिप लेकर, कुछ गाइडेंस लेकर, कुछ स्ट्रैटेजी इस तरीके से डेवलप करो कि आराम से आप प्री के कम से कम क्लियर कर पाओ। और हम इस पे काम करेंगे। ये हमारा चैनल इसीलिए ही है कि हम हिंदी मीडियम के रिजल्ट को बहुत ग्रोथ करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत वीक जा रही है। वैसे बहुत सारे लोग मेहनत करें, जैसे धर्मेंद्र जाकर हो गए, दिव्यकृति सर हो गए, बहुत सारे हिंदी मीडियम में, तो हमारा भी उसमें भी एक योगदान रहेगा कि हम लोग भी धीरे धीरे करके मेहनत करके हिंदी मीडियम के रिजल्ट बढ़ाने की कोशिश करेंगे। अब ये क्वेश्चन है कि क्या सिलेक्शन सिर्फ इंग्लिश वालों के लिए है, तो हमने समझा ना कि सिर्फ इंग्लिश वालों के लिए बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि अगर 2,000-1,500 बच्चे, अगर 1,500 से 2,000 बच्चे अगर सेलेक्ट हो रहे हैं मेंस के लिए, तो उसमें तो रिजल्ट आ रहे हैं ना। अगर 5,000 बच्चे भी अगर हिंदी मीडियम में सेलेक्ट हो जाए मेंस के लिए, तो ऑब्वियसली बात है उसमें मिनिमम भी आएगा तो 200-250 तो आ ही जाएगा। तो हमारा काम है कि आप मेंस की तैयारी करो और प्रीलिम्स को आराम से क्लियर करके, कैसे भी करके आप जी जान लगा के क्लियर करके मेंस में बैठो, मेंस की पेपर लिखो। अब क्वेश्चन आता है कि क्या यूपीएससी हिंदी मीडियम के खिलाफ है, तो आप खुद कॉमन सेंस लगाओ कि खिलाफ क्यों होगा हिंदी मीडियम का। हाँ, कुछ एक जगह प्रॉब्लम है जहाँ ट्रांसलेशन में प्रॉब्लम आती है, कि अनुवाद में कभी कभी इंग्लिश का हिंदी अनुवाद में दिक्कत होती है। वो कुछ रिजिड होते हैं, कठोर होते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कुछ इवेल्युएटर जो होते हैं, जो कॉपी को इवेल्युएट करते हैं, वो इंग्लिश ओरिएंटेड होते हैं, ये दिक्कत आती है। पर अब वो दिक्कत ख़त्म हो रही है, क्योंकि अब हिंदी को कॉपी चेक करने के लिए स्पेशल हिंदी वाले टीचर, ऐसे मेरे दोस्त कुछ कह रहे थे जो उसमें इन्वॉल्व है, वो बता रहे थे। स्टैंडर्ड आंसर इंग्लिश मॉडल पर बनते हैं। अब जैसे जो कुछ इंग्लिश वो जो मान लेते हैं कुछ मॉडल बनाया, आंसर मॉडल बना, मॉडल आंसर, कि हमें इस डायमेंशन पे हर कॉपी चेक करना है, जो एग्जाम नहीं होता है चेक करने वाला, तो वो कुछ ऐसे डायमेंशन है कि हाँ ये डायमेंशन होने चाहिए। तो वो डायमेंशन अगर हो तो वो इंग्लिश में कम शब्दों में लिखा जाता है। तो अगर इंग्लिश में कम शब्दों में ही वो डायमेंशन, वो एक वाक्य पूरा हो जाता है, तो वो ज़्यादा इफेक्टिव लगता है। तो यहाँ भी थोड़ा दिक्कत होता है कि हिंदी और इंग्लिश वो मेंस में यहाँ दिक्कत हो जाती है। पर देखिए तो ये सब इनडायरेक्ट है,
और हमें इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूँ आपके पास क्या ऑप्शन है। आपने हिंदी चूज किया है, मतलब आपकी इंग्लिश कमज़ोर है, तो आपके पास हिंदी में सिलेक्शन लेना है, हिंदी ही पढ़ना है, हिंदी के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो मत सोचो, आराम से इंग्लिश थोड़ी मजबूत करो, पेपर वगैरह पढ़ा करो, देखो, उसके बाद जो भी वर्क करना है एकदम बिलीव करो अपने ऊपर कि हाँ कॉन्फिडेंस कि हिंदी मीडियम में रिजल्ट अगर 50 भी हो रहे हैं तो मुझे एक उस लिस्ट में आना है, टॉप 100 टॉप 50 में आनी है। तो वही अगर लास्ट में अगर कुछ सॉल्यूशन की बात करें तो आप बस वही बाइलिंगुअल अप्रोच पर अपनाएं कि बाइलिंगुअल अप्रोच बिल्कुल रखनी है। उसमें आप लगातार आंसर राइटिंग करते रहें, कुछ भी हो हम क्या करते हैं, पीवाईक्यू नहीं करते हैं। ऑफिशियल पीवाईक्यू मैं बार बार कह रहा हूँ, किसी भी स्टेज का हो, चाहे वो प्रीलिम्स स्टेज का हो, मेंस स्टेज का हो, आप ऑफिशियल पीवाईक्यू ही लगातार करें, चाहे वो जीएस का हो, सीसेट का हो, किसी भी पेपर का हो। जब तक आप ऑफिशियल पीवाईक्यू को लगातार ठीक से एक एक ऑप्शन के एनालिसिस नहीं करोगे, बार बार नहीं पढ़ोगे, कुछ एलिमिनेशन मेथड नहीं लगाओगे, एग्जामिनेशन हॉल में कैसे सॉल्व करें, अगर आप 6 से 7 ईयर की भी अगर क्वेश्चन को ठीक से अगर आप एनालिसिस कर लेते हो तो वो एग्जामिनेशन हॉल में वो आपके लिए कम से कम 20 नंबर की बेनिफिट कर देगा। 20 नंबर की बात कर रहा हूँ मैं। फिर अगर कुछ अदर रीज़न की बात करें तो जैसे आपका मेंटल शिफ्ट, इस मेंटल शिफ्ट को थोड़ी कभी भी वीक नहीं होने दे। ये कभी भी माइंड में ना रखे कि हिंदी मीडियम वीक नहीं। मैं जानता हूँ ये रियलिस्टिक नहीं है कि हाँ हिंदी मीडियम में रिजल्ट कम है तो फिर माइंड में क्यों नहीं आएगा, आना भी चाहिए, तभी तो फिर आपको मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ अगर मैं ज़्यादा और तरीके से मेहनत करूँगा तो ही फिर हिंदी मीडियम में रिजल्ट हो पाएगा। तो आज हमने कुछ ये स्ट्रैटेजी से रिलेटेड बात की। तो आज हमने क्या जाना कि सिर्फ लैंग्वेज नहीं, समस्या क्या क्या है, प्लानिंग की है, एग्जीक्यूशन में है, आंसर राइटिंग की है, कुछ कोचिंग्स की प्रॉब्लम है। तो इन सभी समस्याओं पे आपका काम क्या है, आप एक लिखो कि प्रॉब्लम और एक लिखो कि इसको सही कैसे कर सकते हैं। आप उसमें कुछ अपने प्रॉब्लम लिखो कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ, हिंदी मीडियम में मैं तैयारी कर रहा हूँ पर मेरा गलती कहाँ है। नंबर 1 कि हाँ मैंने कोचिंग पे ज़्यादा रिलाई किया है, नंबर 2 मैंने स्टैंडर्ड बुक नहीं पढ़ा है, नंबर 3 कि मैं मेंटरशिप के बिना पढ़ रहा हूँ या फिर ऐसे ही पढ़े जा रहा हूँ, नंबर 4 कि मैंने पीवाईक्यू एनालिसिस किया कि नहीं, नंबर 5 कि मैं सीसेट को लाइटली ले रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, अगर 2026 में मुझे देना है तो फिर क्या मैं 26 के लिए कब से शिफ्ट हो रहा हूँ, कैसे। आप ये कुछ ऐसे अपने प्रॉब्लम्स लिखो और उसका डिसाइड करो कि इसका सॉल्यूशन क्या है, और जो सॉल्यूशन लिख रहे हो उसको देखो कि हाँ ये क्या सॉल्यूशन तार्किक है, और उसको एक फाइनल लिस्ट बना करके चिपका दो अपने टेबल पे, स्टडी डेस्क पे, कि वही मुझे काम करनी है। तब जा कर के आपको पहचान में आएगा कि, या फिर आपने अगर पिछले अटेम्प्ट में फेल हुआ है। बाकी जो भी है मैं लास्ट में यही कहूँगा कि आप सभी दिल से मेहनत करो, तरीके से मेहनत करो और आराम से 2026 के प्रीलिम्स अगर दे रहे हो तो अच्छे से दे करके इसे निकालो। अगर आप 2027 के लिए फिर आगे की तैयारी कर रहे हो तो आप एक सिस्टम के हिसाब से ऐसे करो कि मेंस ऐसे तैयारी करते चलो, प्री ऐसे तैयारी करते चलो, देखते चलो, बार बार क्वेश्चन ऐसे देखते चलो, तैयारी करते चलो कि आगे चल के मुझे दिक्कत ना हो। मैं बार बार कहता हूँ इस चीज़ को कि आप पीवाईक्यू शब्द ध्यान रखो हमेशा हिंदी मीडियम में, क्योंकि हम इंग्लिश मीडियम में देखते क्या है कि वो लोग, मैं जितने भी सेमिनार देखता हूँ सब कहते हैं कि मैंने पीवाईक्यू को इस तरीके से कवर कर लिया था कि फिर मुझे अगर केवल पीवाईक्यू से 20 से 25 नंबर की मुझे फ़ायदे हो गए। तो जब अगर किसी एग्जामिनेशन हॉल में, जो यहाँ एग्जामिनेशन में एक एक नंबर, एक एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वहाँ 20 से 25 नंबर आप समझ रहे हो कितने हैं। तो इसीलिए आप सभी मेहनत करते रहे, लगे रहे, विश्वास बनाए रखें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंत तक बने रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।